हाय गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। मैं पीयूष सर आज बात करने वाला हूं मैं आपके इकाई 1 इतिहास से अध्याय 3 की, जिसका नाम है, चैप्टर नेम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मैं बात करूंगा कैसे प्राचीन काल से आधुनिक समय तक क्या परिवर्तन हुए इस धरती पे, कौन सी चीजें विश्व से जुड़ी, कौन सी चीजें हमारी धरती से गायब हुई, इन सब की चर्चा मैं इस चैप्टर में करने वाला हूं। चूंकि 30% मिनिमाइज होने के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है इतिहास से, तो ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए, लिखा है प्राचीन काल से आधुनिक युग तक की बात हम करें तो प्राचीन समय से यात्री, व्यापारी, पुजारी व तीर्थयात्री विभिन्न कारणों से लंबी लंबी दूरियों की यात्रा करते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते थे। यहाँ तक कि क्या करते थे, कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते थे। कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते थे। यानी कि सोच लीजिए कि इतना कुछ आविष्कार हुए, पैसा आया, वस्तु आई, लेकिन फिर भी लोग इन बीमारियों को अपने साथ लेकर चलते। आज बीमारी आप देख रहे हो, कोरोना आज है, कहां से आया, कहां से कहां पहुंच गया, और आज हम परेशान हो गए। 2020 हमारा खराब हो गया, आपकी पढ़ाई बर्बाद हुई। तो ये रीजन क्या तो होते हैं। तो ये चीजें बदली और बदलती रहेंगी, अब जाके चीजें सामान्य होनी शुरू हुई हैं। तो 13वीं शताब्दी की बात कर ले तो 13वीं शताब्दी से देशों के बीच मजबूत संबंध स्थापित होना शुरू हो गया था, होने लगे थे। पहला क्या था कि रेशम मार्ग से विश्व का जुड़ना। रेशम मार्ग से विश्व से कैसे हर व्यक्ति जुड़ा, चलिए, कि जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विस्तृत क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। जो रास्ते थे वो एशिया के साथ साथ यूरोप के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका को भी जोड़ता था। कौन सा मार्ग? जो समुद्र और जमीन से दोनों से मिलकर, यानी दोनों रास्तों का उपयोग किया जाता था उस समय। वो एशिया और अफ्रीका के साथ साथ व्यापार करने के लिए वो रास्ता बनाया गया था। इन मार्गों से बौद्ध उपदेशक, ईसाई मिशनरियों और बाद में मुस्लिम उपदेशकों ने भी यात्राएं की। नए मार्ग की खोज और व्यापार, यानी विजय, बीमारी और व्यापार की अगर बात कर लें, जीत भी हुई, हासिल बीमारी भी हुए, लेकिन व्यापार बढ़ा कि घटा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग खोज लिया। भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार का केंद्र था जो यूरोप तक फैल गया था। 16वीं शताब्दी में स्पेनवासी एवं पुर्तगाली अमेरिका को जीतने वाले पहले यूरोपीय थे। स्पेनिश सेनाओं के शक्तिशाली हथियार चेचक के कीटाणु थे। जो स्पेनिश सेनाओं के जो शक्तिशाली हथियार थे वो क्या करते थे, चेचक के जो कीटाणु, यानी जो चेचक का वायरस होता था, उसको अपना हथियार बना लेते। यही उनके लिए लोगों को, यानी बीमारियों के द्वारा परास्त करने की ये चेष्टा स्पेनिश सेना के पास थी। जो उनके सैनिकों तथा अफसरों के साथ अमेरिका पहुंचे थे, जिस कारण उनकी विजय हो गई। पेरू और मैक्सिको की खानों में पाई जाने वाली जो कीमती धातु ने यूरोप की संपदा में वृद्धि की तथा उसका व्यापार एशिया तक फैल गया। 17वीं सदी के आते आते दक्षिण अमेरिका की धन संपदा की व्यापक चर्चा होने लगे थे। यानी क्या था कि 17वीं शताब्दी आते आते दक्षिण अफ्रीका की धन संपदा की व्यापक चर्चा होने लगी थी। दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो को सोने का शहर कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। उदय कहां से हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था आई कहां से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या कि 18वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि ने ब्रिटेन में खाद्यान्न की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे खाद्यान्न
मूल्य में वृद्धि हो गई। ये कब हुआ वृद्धि? कब? जब औद्योगिकरण और जनसंख्या की वृद्धि हुई तो क्या हुआ? खाद्यान्न मूल्य में भी वृद्धि हो गई। अगर 19वीं शताब्दी की चर्चा कर ली जाए तो आता है कि 19वीं शताब्दी यानी 1815 से 1914 में अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रभावों की पहचान की, जिसमें पहला क्या था? पहला किस चीज को उन्होंने विनिमय, जो वस्तु विनिमय थी, जो आर्थिक विनिमय था, उसमें किस चीज का उन्होंने पहचान किया? पहला पॉइंट क्या था कि वस्तुओं में व्यापार का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं और कपड़े को ले लिया जाए तो ये था। दूसरा क्या था कि रोजगार की तलाश में लोगों का प्रवास, लोग क्या कर रहे थे? रोजगार के लिए अब एक क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए थे। तीसरा था कि लंबी दूरी वाले स्थानों, अल्प अवधि या दीर्घ अवधि में निवेश के लिए पूंजी का प्रवाह हो रहा था। ये 3 मुख्य आर्थिक विनिमय की क्रियाएं उस समय 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। तो पूछता है 19वीं शताब्दी में कौन से आर्थिक विनिमय के मुख्य तत्व थे? देखिए, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि कार्न लॉ क्यों पारित किया, क्यों कार्न लॉ लगा और इसके प्रभाव क्या हुए। तो आपको बताते चलूं कि कार्न का अर्थ आप जानते हो, ये इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है कि मक्का। यानी कि जब कार्न नियम क्यों लगाया गया, रीजन उसके क्या रहे थे कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कार्न अर्थात मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे कार्न लॉ के नाम से भी जाना जाता है। यानी सरकार ने क्या किया था, जब जमींदारों का दबाव बढ़ने लगा तो इसका आयात यानी आयात होने से रुक गया और यही नियम क्या कहलाया? कार्न लॉ के नाम से जाना गया। कार्न लॉ के उन्मूलन के बाद ब्रिटेन में भोजन पहले की अपेक्षा सस्ती दरों पर आयातित होने लगा। ब्रिटिश सरकार भूमि कृषि योग्य नहीं रहने के कारण कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा करने में अयोग्य हो गई थी। यानी कि उस सरकार के पास कृषि योग्य भूमि जब थी ही नहीं ना, जहां कृषि हो सके, तो जो आयात की प्रतिस्पर्धा थी, जो कंपटीशन था, वो बिल्कुल अयोग्य साबित हो गई। ब्रिटिश सरकार फेल हो गई इसमें। तो कार्न लॉ के उन्मूलन के प्रभाव देखिएगा, क्या प्रभाव पड़ा कि भोजन के मूल्य में गिरावट से ब्रिटेन में खपत में वृद्धि हो गई। 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तेजी से औद्योगिक वृद्धि हुई तथा आय एवं मांग में भी बढ़ोतरी होने लगी। 1890 ईस्वी से वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। क्षेत्रीय वस्तुओं का विकास इतनी तेजी से हुआ कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार 25 से 40 गुना बढ़ गया। अगला क्या हुआ प्रभाव कि व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों या जौ, गेहूं, कपास तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का हो गया था। अब बात कर लेते हैं मांस परिवहन में तकनीकी की टेक्नोलॉजी की। मांस परिवहन में टेक्नोलॉजी ने क्या कार्य दिखाया अपना कि रेफ्रिजरेटेड जहाजों के विकास में जल्दी खराब होने वाले खाद्यान्न पदार्थों को लंबी दूरी तक पहुंचाने में सहायता मिली। जमा किए गए मांस को अमेरिका, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से विभिन्न यूरोपीय देशों तक निर्यात किया जाने लगा। ऐसी स्थिति हो गई कि मांस को अमेरिका, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया से अलग अलग यूरोपीय देशों में निर्यात की होने लगा। निर्यात का मतलब समझते हो कि वस्तुओं को दूसरी जगह भेजना और आयात में दूसरी जगहों से वस्तुओं को अपने यहां लाना। 19वीं शताब्दी के अंत में उपनिवेशवाद पे चर्चा की जाए, पूछता कि 19वीं शताब्दी के अंत में हुए उपनिवेशवाद पर टिप्पणी लिखिए। तो बताते चलो कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्तियां बन गए। हुआ क्या कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने क्षेत्र पर विभाजित करने हेतु फुट्टा का सहारा लिया। किसका लिया? फुट्टा का, स्केट का सहारा लिया गया। भारत से अनुबंधित मजदूरों का प्रवास, जो अनुबंधित मजदूर थे उनका प्रवास होना शुरू। क्या हुआ कि अनुबंधित मजदूर से तात्पर्य किसी नियोक्ता के लिए निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि पर अनुबंध के अंतर्गत कार्य कराने वाले बंधुआ मजदूर से। यानी
ये इतना पैसा दे दिया, एक निश्चित धनराशि दे के कहा जाए कि देखो हमारे यहाँ रहना है और इतने दिन तक काम करना है, इतने दिन का तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा। तो ये बंधुआ मजदूरी जो थी, ऐसा अनुबंधन, वही भारत से अनुबंधित मजदूरों का जो प्रवास क्यों हुआ, उसका रीजन क्या हुआ था, ये देखिए। 19वीं शताब्दी में लाखों भारतीय तथा चीनी मजदूर बागानों, खदानों और विश्व की विभिन्न निर्माणकारी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए लग गए। इनमें से अधिकांश मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु से गए थे। सबसे ज्यादा जो आप देख रहे हो यूपी और बिहार, ये क्षेत्र आज भी प्रवासी मजदूर हमारे राज्यों के कहा जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाकर बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर है। अब क्या देना है ये तो आप कौन बता सकता है, अब आज खुद समझ सकते हो आप। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों का गंतव्य स्थान क्या था? तो भारतीय अनुबंधित प्रवासियों ने के गंतव्य स्थान कैरेबियाई द्वीप, मुख्यतः त्रिनिदाद, गुयाना, सुरीनाम, मॉरिशस और फिजी थे। आज भी देखोगे बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर त्रिनाड या वेस्ट इंडीज का जो द्वीप समूह है उसमें त्रिनाड और टोबैको नाम आपने सुना होगा, वहां पर भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत काफी ज्यादा है। गुयाना है, सुरीनाम और मॉरिशस तो यूपी और बिहार के लोगों से पटा पड़ा है। यह एक ऐसा देश है जहां पे आपको यूपी बिहार की याद आ जाएगी। अगर कभी भी आप आगे जाना तो मॉरिशस जरूर एक बार घूम लेना, क्योंकि ये आपको अपना यूपी और अपना बिहार आपको दिखेगा। एक है सात समंदर पार ऐसा खूबसूरत देश जहां पर यूपी बिहार बसता हो, तो मॉरिशस घूम लेना। और फिजी थे, तमिल प्रवासी सिलोन और मलाया गए। कुछ अनुबंधित मजदूर असम के चाय बागानों में नियुक्त किए गए थे। 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुए थे? तो 19वीं शताब्दी में अनुबंध को दास्ता की एक नई प्रथा, न्यू स्लेवरी के रूप में वर्णित किया गया। दास्ता प्रथा को क्या इंग्लिश में कहते हैं? न्यू स्लेवरी के रूप में वर्णित किया गया। यद्यपि यानी मान लीजिए कि मजदूरों ने कठिन जीवन जीने के बाद भी विभिन्न सांस्कृतिक रूपों का मिश्रण करके मनोरंजन तथा त्योहारों को विकसित किया। देखिए बहुत आसान और छोटे छोटे रूपों में मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप पूरी तरह से इतने में समझ के और एक अच्छा क्वेश्चन का अच्छा आंसर लिख सकें। तो आप अभी तक वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी चीज होने वाली इस वीडियो में। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था, इन तीनों के बीच क्या संबंध हुए? तो मैं बताते चलूं कि भारत से कपास का निर्यात पूरे यूरोप में किया जाता, लेकिन औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने लगा। जब इंडस्ट्रियां बढ़ी तो ब्रिटेन भी इस कपास के उत्पादन में आगे हो गया, जिससे भारत पे आयातित कपास पर रोक लग गई। यानी अब वो भारत से क्या करता था, अब कपास मंगाना छोड़ दिया। विदेश में भारतीय उद्यमी की बात कर रहे हैं, विदेशों में कितने भारतीय उद्यमी हैं? तो भारतीय उद्यमियों ने मध्य भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कृषि निर्यात का वित्त पोषण किया। प्रसिद्ध उद्यमी शिकारीपुरी, श्राफ और नाटुकट्टई चेट्टियार थे। भारतीय उद्यमियों ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया। ये पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियां बेचा करते थे। कौन कौन? मुख्य रूप से कौन थे? शिकारीपुरी, श्राफ और नाटुकट्टई चेट्टियार थे। नाम याद रखिएगा, बहुत पूछता है कि वो प्रसिद्ध उद्यमी कौन थे जिन्होंने विदेशों में भी अपना नाम कमाया। ये भी प्रश्न बहुत पूछा हुआ है कई बार का कि भारत और ब्रिटेन के बीच क्या व्यापारिक संबंध रहे, इनके बीच संबंध अच्छे रहे या कैसे, उस पर टिप्पणी करने को। तो 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्माणकर्ताओं की अधिकता हो गई। परिणाम स्वरूप भारत से माल भेजे जाने के अतिरिक्त ब्रिटेन से भी माल भेजा जाने लगा, जिसकी दरें ऊंची होती थी। ब्रिटेन को भारत के साथ व्यापार अधिवेश होने लगा। ब्रिटेन व्यापार अधिशेष से अधिकारियों को पेंशन दिया करता था। जो व्यापार से बचा हुआ जो पैसा होता था वो क्या होता था, जो अतिरिक्त पैसा, उससे अधिकारियों को वेतन मिलता था तथा दूसरे देशों में निवेश करता था। बाकी बचे पैसों से वो दूसरे देश में अपना निवेश करता। ये भी पूछता कि युद्ध के बीच अर्थव्यवस्था किस प्रकार की रही। तो मैं बताते चलूं कि प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 तक के चला तो दो गुटों के बीच ये लड़ा गया था।
पहला मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस व रूस थे। दूसरा, ये पहला मित्र राष्ट्र कौन थे? पहले मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। बाद में अमेरिका भी इनसे क्या हुआ? जुड़ गया। और दूसरी और मध्य शक्तियां जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे। प्रथम विश्व युद्ध प्रथम आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। यह उद्योग यानी व्यापार के बढ़ावा, व्यापार में अपनी बढ़ोतरी दिखाने के लिए युद्ध लड़ा गया था। ये बहुत कम ही लोग जानते कि एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल वॉर था। कौन सा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका जो 1914 से 1918 के बीच हुआ था, जिसमें एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका शामिल थे, तो दूसरी तरफ तानाशाह हिटलर के जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग हुआ। इसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि थे। युद्ध के दौरान लगभग 90 लाख लोग मारे गए थे तथा 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। कारों का उत्पादन कहां पर, किस देश में सबसे ज्यादा होता है, ये चर्चा कर ली जाए तो बहुत ज्यादा ये भी पूछा कारों का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक है। तो कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट में अपने नए कारखाने को असेंबली लाइन में शुरू किया। यहां मजदूरों को अनवरत तथा मशीन की तरह कार्य करने को बाध्य किया गया था। पूरी तरह दिन रात उनसे मजदूरी कराई जाती थी। टी मॉडल नामक कार बृहद उत्पादन पद्धति से बनी देश की पहली कार थी। देश की पहली कार कौन थी? टी मॉडल नाम की थी। अमेरिका में वर्ष 1919 में कार का उत्पादन 20 लाख था। 1919 के समय अमेरिका में कितने कार उत्पादित के? लगभग 20 लाख कार थे, जो वर्ष 1929 में 50 लाख हो चुका था। वार के समय भी उत्पादन कितना था और उपभोग कितना था, ये चर्चा पूछता कि युद्ध के समय कितने उत्पादन और उपभोग क्या थे। तो मैं बताते चलूं कि आर्थिक संकट की संक्षिप्त अवधि के बाद 1920 के दशक से अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत हो चुकी थी। उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो पटरी पर आ चुकी थी। इतने भी आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इतने कोरोना काल के बावजूद भी वो उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा नहीं सकी। आज भारत भले पटरी पर आ गया, भारत की जीडीपी भले नीचे जा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, अमेरिका आज भी मजबूत बना हुआ है। कई सालों का पूछा हुआ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? महामंदी के उत्तरदायी कारक क्या थे? तो ध्यान दीजिएगा कि पहला, कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या से कृषि उत्पादों का मूल्य कम हो गया था। उत्पादन इतना ज्यादा हो गया था कि जो किसी भी उत्पाद का सही मूल्य मिल नहीं पा रहा था। दूसरा, अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से नष्ट हो गया। अगला है टॉपिक, औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका को ही झेलना पड़ा था। अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के बाद जो सबसे ज्यादा मंदी का सामना करना पड़ा था वो कौन सा देश था? वो अमेरिका ही था। अब विश्व अर्थव्यवस्था का पुनः निर्माण और युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद कैसे महामंदी से उबरा गया, कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया गया, ये कितना इंपॉर्टेंट है ये सुन लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम मानव के लिए आर्थिक रूप से काफी भयावह रहा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके समय तो पूरी तरह से कई देशों की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी, पूरी टूट चुकी थी। यह युद्ध धुरी राष्ट्रों, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो धुरी राष्ट्रों, मुख्य राष्ट्रों जर्मनी, जापान और इटली और मित्र राष्ट्रों, इस बार जर्मनी के साथ जापान शामिल था और इटली शामिल थी, और उससे मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका के बीच लड़ा गया था। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जिससे हिरोशिमा और नागासाकी शहर को अमेरिका ने क्या किया था? परमाणु बम से फेंक दिया था। इस युद्ध में लगभग 6 करोड़ 1939 में विश्व जनसंख्या का लगभग 3% लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हुए थे। देखिए ये क्वेश्चन मैं अभी आज ही देख रहा था और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा कि मैंने कई साल पूछा, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ये क्वेश्चन बताने लायक भी है कि ब्रिटेन
वुड्स का समापन कब हुआ और वैश्वीकरण की शुरुआत कब से हुई? तो ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1960 के दशक से अमेरिका की विदेशी भागीदारी जो थी उभरती लागतों ने उसकी वित्तीय और प्रतिस्पर्धा जो मजबूती को कमजोर कर दिया। सोने के संबंध में अमेरिकी डॉलर अपना मूल्य बनाए न रख सका। इससे स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था खराब हो गई और अस्थायी विनिमय दर को लागू कर दिया गया। पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर अपना मूल्य बना के न रख सका, लगा डॉलर टूटने लगा, डॉलर अन्य के अपेक्षा कम होने लगा। ये सभी जानते हैं, एक उजड़ता है तो दूसरा जरूर बच जाता है उसकी वजह से। तो चीन में नई आर्थिक नीति, चीन 1949 की क्रांति से विश्व की युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था से अपने को अलग रखता था। चीन में नई आर्थिक नीतियां सोवियत संघ के बिखरने तथा पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के समाप्त हो जाने से बहुत से देश विश्व अर्थव्यवस्था के अंग बन गए थे, बहुत से जिसमें चीन सबसे मुख्य था, जिसकी आर्थिक स्थिति बदलने लगी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट भूमंडलीकृत विश्व का बनना कैसे चीजों को इकट्ठा किया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मैंने ये लेसन पूरी तरह इतिहास का समाप्त कर दिया। उम्मीद करते हैं कि जिस मेहनत के साथ आप लगातार आगे बढ़ रहे हो वैसे ही आप मेहनत जारी रखोगे, हर एक प्रश्न का सटीक आंसर देने की कोशिश करोगे। आप पिछले साल के क्वेश्चन लेकर बार बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। जहां पर जो प्रश्न आपको दिक्कत करे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं उसे जरूर आपको आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आपको आगे देखना है, मुझे आपका विकास देखना है। 90 पार के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और आप भी मेहनत करिए और मुझे ये दिखाइए कि सर मैंने आपकी मेहनत को साकार किया है। तो यदि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई हो और बहुत अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और जिस भी बच्चे ने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की आने वाली अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र की वो वीडियो जल्द से जल्द पा सकें। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।